हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1। ये कहानी है एक छोटे से शहर की जहां एक दिन अचानक एक बच्चा गायब हो जाता है और उसके साथ सामने आते हैं कुछ ऐसे राज जो साइंस हॉरर मिस्ट्री को एक साथ जोड़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 एपिसोड 1 की कहानी शुरू होती है हॉकिंस सिटी से, एक शांत सी जगह जहां सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन असल में यहाँ कुछ बहुत डार्क चल रहा था। रात के वक्त हॉकिंस के एक सीक्रेट साइंस लैब के अंदर एक साइंटिस्ट अचानक घबरा जाता है। वो कॉरिडोर में भागना शुरू करता है जैसे वो किसी चीज से छुप रहा हो। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, साइंटिस्ट अंदर जाता है और अगले ही पल एक अननोन एंटिटी उसे मार देती है। सीन शिफ्ट होता है एक बच्चे के घर। यहाँ हम मिलते हैं 4 दोस्तों से, माइक, डस्टिन, लूकस और विल। ये चारों काफी देर से एक बोर्ड गेम खेल रहे होते हैं। गेम खत्म होता है और माइक की मॉम सबको घर जाने के लिए कहती है। लूकस अपने रास्ते चला जाता है जबकि विल और डस्टिन साथ जा रहे थे। रास्ते में विल के साइकिल की हेडलाइट ब्लिंक करने लगती है और अचानक बंद हो जाती है। अंधेरे में विल अपनी आंखों के सामने एक अजीब सी शक्ल देखता है। डर के मारे उसकी साइकिल जंगल की तरफ चली जाती है। विल घबरा जाता है और घर की तरफ भाग जाता है और विल जब अपने घर पहुंचता है तब घर बिल्कुल खाली होता है। वो फोन उठाता है लेकिन फोन से अजीब आवाजें आने लगती है। तभी उसके घर का दरवाजा खुलता है। विल बैकयार्ड में जाकर गन लोड करता है और रेडी हो जाता है। तभी बैकयार्ड का बल्ब बहुत तेज रोशनी के साथ जल उठता है, लेकिन जो चीज वहां होती है वो उसके सामने नहीं, उसके पीछे होती है और अगले ही पल विल अचानक गायब हो जाता है। सीन नेक्स्ट डे शिफ्ट होता है। विल की मॉम जॉयस विल के भाई जॉनथन से कहती है विल को स्कूल के लिए उठाए, लेकिन विल अपने रूम में नहीं होता। जॉयस घबरा जाती है और माइक के घर कॉल करती है, जहां से पता चलता है कि विल रात को 8 बजे ही निकल गया था। इसी बीच हम मिलते हैं हॉकिंस के पुलिस चीफ हॉपर से। जॉयस पुलिस स्टेशन जाकर बताती है कि उसका बेटा मिसिंग है। हॉपर पहले इस बात को सीरियस नहीं लेता, लेकिन जॉयस का डर देखकर उसे समझ आ जाता है कि मामला सिंपल नहीं है। स्कूल में माइक, डस्टिन और लूकस भी विल के बारे में परेशान होते हैं। तीनों डिसाइड करते हैं कि वो अपने दोस्त को ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसी स्कूल में माइक की बहन नैन्सी अपनी बेस्ट फ्रेंड बारबरा के साथ होती है और वहीं वो मिलती है स्टीव से। सीन फिर से उसी साइंस लैब में जाता है। लैब का एक हिस्सा सील होता है। साइंटिस्ट वहां एक अजीब सी स्टिकी सेल्स और एक होल को देखते हैं। यही बात होती है एक लड़की की जो लैब से भाग चुकी है। वही लड़की अब एक छोटे से रेस्टोरेंट में होती है और उसके हाथ पर लिखा होता है 11। रेस्टोरेंट का ओनर उसे खाना देता है और सोशल वर्कर्स को कॉल करता है, लेकिन जो सोशल वर्कर्स वहां आते हैं वो ओनर को शूट कर देते हैं। 11 भागने की कोशिश करती है और यही हमें पता चलता है कि उसके पास स्पेशल पावर्स है। रात के वक्त माइक, डस्टिन और लूकस बारिश के बीच जंगल पहुंच जाते हैं। तभी उनके सामने एक छोटी सी लड़की खड़ी होती है, वही लड़की 11। माइक, डस्टिन और लूकस उस लड़की को अपने साथ माइक के घर ले जाते हैं। लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। डस्टिन और लूकस गुस्से में बोलते हैं। उनका कहना होता है कि अगर पेरेंट्स को पता चला तो सबको बुरी तरह डांट पड़ेगी। माइक उन्हें समझाता है कि एक रात के लिए उसे यहीं छुपा लेते हैं। सुबह वो उसे घर से बाहर भेज देगा ताकि माइक की मॉम उसकी मदद कर सके। लड़की इतनी इनोसेंट होती है कि कपड़े मिलते ही वहीं चेंज करने लगती है। तब तीनों को समझ आ जाता है कि उसे नॉर्मल चीजें भी समझ नहीं आती। माइक उससे पूछता है कि वो इतनी डरी हुई क्यों है। लड़की सिर्फ इतना बोलती है, बैड पीपल। माइक समझ जाता है कि कुछ बुरे लोग उसके पीछे पड़े हैं। उधर जॉयस विल को ढूंढने के लिए पोस्टर छपवाने का प्लान बनाती है। वो जॉनथन को पैसे देती है ताकि वो शहर में पोस्टर्स लगा सके। हॉपर वहां आता है और जॉयस उसे बताती है कि पिछले रात उसने फोन पर विल की आवाज सुनी थी। हॉपर इसे इलेक्ट्रिक डिस्टरबेंस मानकर इग्नोर कर देता है, लेकिन जॉयस का भरोसा बिल्कुल नहीं टूटता। हॉपर जॉयस को सजेस्ट करता है कि वो लोनी यानी विल के फादर से बात करे। जॉनथन भी बात करना चाहता था, लेकिन हॉपर उसे मना कर देती है। सुबह माइक लड़की के लिए ब्रेकफास्ट लाता है और उसे बाहर जाने को कहता है, लेकिन लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बाहर जाने से मना कर देती है। माइक उसे समझाता है कि वो घर में फिलहाल छुपी रहे। इसी बीच एक इम्पोर्टेंट बात सामने आती है। साइंस लैब का हेड शहर के सारे फोन कॉल्स रिकॉर्ड कर रहा था। इसका मतलब जॉयस और विल का कॉल लैब तक पहुंच चुका है। स्कूल में डस्टिन और लूकस नोटिस करते हैं कि माइक आज स्कूल नहीं आया। उन्हें शक होता है कि या तो माइक की मॉम को सब पता चल गया या फिर माइक अकेले ही विल को ढूंढने निकल गया है। माइक घर पर लड़की को पूरा घर दिखाता है। वो उनके फैमिली फोटोज देखती है। एक फोटो को देखकर लड़की विल को पहचान लेती है। वो उस पर उंगली का इशारा करती है। माइक हैरान रह जाता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी मॉम घर आ रही है।
है। माइक जल्दी से लड़की को एक अलमीरा में छुपा देता है और प्रॉमिस करता है कि वो वापस आएगा। इसी अलमारी के अंधेरे में लड़की का पास दिखाया जाता है। वो चिल्लाती है पापा पापा, लेकिन जो आदमी उसका पापा है वो उसकी मदद नहीं करता, वो उसे एक कमरे में बंद करके छोड़ देता है। उधर जॉयस अपनी जॉब वाली जगह से एडवांस पैसे लेकर एक नया टेलीफोन ले आती है। वो चाहती है कि अगर फिर से विल का कॉल आए तो इस बार वो मिस ना हो। पुलिस और सर्च टीम विल के घर के पास चेक करती है। बैकयार्ड के पास कुछ अजीब सा महसूस होता है, लेकिन कोई क्लियर क्लू नहीं मिलता। इसी बीच हॉपर को कॉल आता है और वो एक बर्गर रेस्टोरेंट पहुंचता है। वहां का ऑनर मरा हुआ मिलता है। केस को ऐसे दिखाया गया था जैसे उसने खुद ने सुसाइड किया हो, लेकिन हॉपर जानता था कि उसका दोस्त कभी सुसाइड नहीं करेगा। उधर डस्टिन और लूकस माइक के घर आते हैं और उसे वार्निंग देते हैं या तो वो लड़की के बारे में सब बताए या फिर हम उसकी मॉम को बता देंगे। तभी लड़की अपनी पावर से दरवाजा जोर से बंद कर देती है और लॉक भी कर देती है। तीनों समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। माइक कहता है कि अब उसका नाम 11 नहीं सिर्फ एल होगा। लोनी जॉनथन से कहता है कि वो अपनी मॉम को छोड़कर उसके साथ रहे, लेकिन जॉनथन मना कर देता है। रात होते ही सर्च टीम जंगल में फिर से जाती है। उन्हें एक पाइप और कपड़ों का टुकड़ा मिलता है जो लैब की तरह जला हुआ था। माइक, डस्टिन और लूकस एल से पूछते हैं कि क्या वो विल को जानती है। एल बोर्ड गेम पर अलग अलग चीजें रख के बताती है कि विल किसी बहुत खतरनाक चीज से छुप रहा है और इस बात को सुनकर बच्चे डर जाते हैं। उधर जॉनथन रात में जंगल जाकर फोटोज लेना शुरू करता है। इसी वक्त नैन्सी और बारबरा स्टीव के घर पार्टी में जाते हैं। पार्टी के दौरान बारबरा के हाथ पर चोट लग जाती है और उसका खून पूल में गिर जाता है और उसी अंधेरे में एक मॉन्स्टर पीछे से आता है और बारबरा अचानक से गायब हो जाती है। जॉनथन उसी वक्त कैमरा रिलोड कर रहा था, इसलिए कुछ दिखाई नहीं देता। कहानी शुरू होती है उसी जगह से जहां बारबरा गायब हुई थी। ये वही स्विमिंग पूल है, लेकिन इस बार ये बिल्कुल अलग लग रहा है। यहाँ पानी नहीं, हर तरफ अंधेरा है। हवा में अजीब सी चीजें तैर रही है। पूल की दीवारों पर रूट्स और टेंटिकल्स जैसे स्ट्रक्चर फैल चुके हैं, जैसे किसी मॉन्स्टर ने पूरी जगह पर कब्जा कर लिया हो। बारबरा इधर उधर भागने की कोशिश करती है, नैन्सी को आवाज लगाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कोई चीज उसके पैर पकड़कर नीचे खींच लेती है और बारबरा वहां से भी गायब हो जाती है। अगली सुबह नैन्सी अकेली घर पर लौट जाती है। वो बारबरा को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चलता। नैन्सी अपनी मॉम को झूठ बोल देती है कि वो रात को दोस्तों के साथ पढ़ रही थी। उधर जॉनथन उठते ही अपनी मॉम जॉयस के पास भागता है। जॉयस ने पूरे घर में लैंप्स और लाइट जमा कर रखी होती है। जॉयस बताती है कि विल उन लाइट्स के जरिए बात कर रहा है। जॉनथन को लगता है कि उसकी मॉम धीरे धीरे मेंटली वीक हो रही है और उसे थोड़ा आराम चाहिए। स्कूल के बाद माइक, डस्टिन और लूकस विल को ढूंढने के लिए अलग अलग चीजें तैयार करते हैं। वो मजाक में बात करते हैं कि शायद विल को डेमोगॉर्गन्स ले गए होंगे। माइक जाने से पहले एल को टाइम बताता है और अपनी वॉच दे देता है ताकि वो सही वक्त पर आ सके। स्कूल में ही नैन्सी स्टीव को बारबरा के बारे में पूछती है, लेकिन स्टीव मना कर देता है। क्लास में भी बारबरा उसे नहीं मिलती। इसी बीच हॉपर अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाता है। उसे पता चलता है कि फॉरेस्ट का पाइप सीधा साइंस लैब के अंदर जाता है। हॉपर अपने लोगों के साथ लैब पहुंचता है, लेकिन सिक्योरिटी उसे अंदर जाने से रोक देती है। लैब के मैनेजर कुछ सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं, लेकिन उनमें कोई स्ट्रॉन्ग या अनयूजुअल चीजें नहीं होती। हॉपर नोटिस करता है कि जिस रात विल गायब हुआ था उस रात शहर में भयंकर तूफान था, मतलब लैब कुछ छुपा रही है। उधर माइक के घर में एल हर कोने को देख रही थी। टीवी पर कॉक का एड देखते ही उसे पास्ट याद आ जाता है। उसे याद आता है कि कैसे लैब में उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और कैसे पावर्स यूज करने के बाद उसके नाक से खून निकल आता था। दूसरी ओर जॉयस अपने घर में और ज्यादा लाइट्स लगवा लेती है। उसका एक ही गोल होता है, विल से कांटेक्ट नहीं टूटना चाहिए। हॉपर लाइब्रेरी जाके पुराने रिकॉर्ड्स चेक करता है और उसे पता चलता है कि साइंस लैब पहले भी इलीगल एक्सपेरिमेंट कर चुकी है, खासकर बच्चों पर। इधर एल नैन्सी के रूम में पहुंच जाती है। वहां बारबरा की फोटो देखकर वो चुपचाप उसे घूरती रहती है, जैसे एल ने बारबरा को कहीं और भी देखा हो। क्लास के बाद माइक, डस्टिन और लूकस स्कूल बुलीज से टकरा जाते हैं और उधर जॉनथन डार्क रूम में अपनी फोटोज डेवलप करता है और स्टीव के ग्रुप की एक लड़की जॉनथन को पकड़ लेती है। शाम को जॉयस के घर माइक की मॉम अपनी छोटी बेटी के साथ आती है और तभी लाइट्स फिर से ब्लिंक करने लगती है। छोटी बच्ची लाइट को फॉलो करते हुए विल के रूम में पहुंच जाती है और दीवार फिर से उभरने लगती है, जैसे कोई चीज अंदर से बाहर निकलना चाहती हो। जॉयस बच्चे से पूछती है कि और कौन था वहां, लेकिन माइक की मॉम सिचुएशन से घबरा जाती है और जॉयस को घर छोड़ने को कहती है। दूसरी ओर नैन्सी बारबरा की मॉम को कॉल करती है, लेकिन पता चलता है कि बारबरा घर नहीं पहुंची। सच अब और भी ज्यादा स्कैरी हो जाता है। इसी बीच स्टीव और उसके दोस्त जॉनथन को पकड़ लेते हैं, उसके बैग से फोटोज निकाल कर मजाक उड़ाते हैं और कैमरा भी तोड़
देते हैं और नैन्सी बारबरा की फोटो उठाकर वहां से चली जाती है। उधर एल स्कूल के बाद माइक, डस्टिन और लूकस से मिलती है। रास्ते में एल बताती है कि उसे भी पहले साइंस लैब से भागना पड़ा था। उसके पास में हम देखते हैं कि कैसे एल ने गार्ड्स को अपनी पावर से मार दिया और पावर्स का यूज करने के बाद वो खुद भी इंजर्ड हो जाती है। एल बच्चों को विल के घर के पास ले जाती है। डस्टिन और लूकस गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन माइक शांत रहकर एल की बात सुनता है। तभी पुलिस की गाड़ियां उसी रास्ते से गुजर रही थी। बच्चे पुलिस को फॉलो करते हैं। उधर जॉयस अल्फाबेट और लाइट्स की मदद से विल से बात करने लगती है। विल बताता है कि वो इसी घर में है लेकिन सेफ नहीं है और फिर लाइट से एक शब्द बनाता है, रन। तभी दीवार टूट जाती है और एक मॉन्स्टर बाहर निकल आता है। जॉयस किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग जाती है। उधर हॉपर एक तालाब के पास पहुंचती है और वहां से एक डेड बॉडी निकल जाती है। जैसे जैसे बॉडी पास आती है सबका भरोसा टूटने लगता है, कहीं ये बॉडी विल की तो नहीं। माइक कंप्लीटली टूट जाता है। एल को वहीं छोड़कर वो घर चला जाता है। जॉयस और जोनाथन सड़क पर मिलते हैं। दोनों बिल्कुल टूटे हुए थे। माइक घर पहुंचकर अपनी मॉम से लिपट कर रोता है और यहीं पर यह एपिसोड एक भयानक सवाल के साथ खत्म होता है। क्या विल सच में मर चुका है और बारबरा का क्या हुआ? स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 अब अपने सबसे इंटेंस पॉइंट पर पहुंच रहा है। विल की डेथ की न्यूज आ चुकी है पर जॉयस को अब भी यकीन है कि उसका बेटा जिंदा है और इस एपिसोड में सच का पहला बड़ा क्रैक सामने आता है। कहानी शुरू होती है जॉयस के घर के बाहर। हॉपर और पुलिस टीम घर का इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं। जॉयस बार बार समझा रही होती है कि एक मॉन्स्टर दीवार से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब हॉपर दीवार चेक करता है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है। इससे सबको लगता है कि जॉयस हेलुसिनेट कर रही है। जोनाथन जॉयस को समझाता है कि विल की बॉडी मिल चुकी है, हमें उसका फेस देखना चाहिए, लेकिन जॉयस रिफ्यूज करती है। उसे पूरी श्योरिटी होती है कि विल जिंदा है। हॉपर जॉयस को काम डाउन करता है और कहता है कि तुम दोनों रेस्ट कर लो, मैं कल मिलता हूँ। जॉयस सोफे पर अकेली बैठी होती है और डिसाइड करती है कि अगर मॉन्स्टर फिर से आया तो वो खुद अकेली लड़ेगी। दूसरी तरफ माइक के घर में माइक एल पर गुस्सा करता है कि उसने विल को नहीं बचाया। एल प्रूव करती है कि विल जिंदा है और उसकी आवाज वहां घर के स्पीकर में सुनाई देती है, पर माइक की आवाज विल तक नहीं पहुंच पाती। माइक हैरान रह जाता है और एल के नॉइस ब्लीड का कंफर्म होता है कि पावर यूज करने से हो रही है। हॉपर मॉर्ग पहुंचता है जहां विल की बॉडी रखी होती है। जोनाथन जॉयस को लेकर आता है ताकि वो बॉडी आइडेंटिफाई कर सके, लेकिन जॉयस एक नजर में कह देती है ये मेरा बेटा नहीं है। नैन्सी स्टीव से कन्फ्रंट करती है कि बारबरा मिसिंग है, पर स्टीव ज्यादा कंसर्न नहीं दिखाता। नैन्सी को लगता है कि स्टीव को बारबरा से ज्यादा अपने पेरेंट्स की डांट की चिंता है। नैन्सी वहां से गुस्से में चली जाती है। जॉयस घर लौटकर लाइट के जरिए विल से कम्युनिकेट कंटिन्यू करती है। जोनाथन उसको अपोज करता है और कहता है कि मैं फ्यूनरल अरेंज कर रहा हूँ, और जॉयस कहती है कि विल घर में ही है और वो उसे महसूस कर सकती है। जोनाथन इस बात से गुस्सा होता है और घर से चला जाता है। दूसरी ओर माइक, डस्टिन और लूकस एल को स्कूल ले जाने का प्लान बनाते हैं ताकि स्ट्रॉन्ग रेडियो के जरिए विल से कनेक्ट किया जा सके। एल को विग और नॉर्मल कपड़े पहनाए जाते हैं ताकि उस पर कोई डाउट ना करे। इसी बीच हॉकिंस लैब में एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। साइंटिस्ट को सेफ्टी सूट्स पहनाकर अंदर होल में भेजा जाता है ताकि वो दूसरी दुनिया एक्सप्लोर कर सके। वहां अंधेरा होता है, चीजों की हलचल होती है और कुछ देर बाद साइंटिस्ट की आवाज भी सुनाई देना बंद हो जाती है और केबल को वापस खींचने पर सूट्स खाली निकलते हैं। मतलब अंदर की दुनिया जिंदा है और डेडली भी। स्कूल में माइक, डस्टिन और लूकस एल के साथ रेडियो रूम में जाने वाले होते हैं कि तभी विल के लिए मेमोरियल असेंबली अनाउंस होती है। टीचर सबको हॉल में ले जाते हैं, वहीं बुलीज फिर से मजाक उड़ाते हैं और माइक उनसे लड़ने लगता है। एल क्वाइटली अपनी पावर से बुली को एम्बेरस करती है और बच्चे वापस रेडियो रूम में आ जाते हैं। एल रेडियो से कनेक्ट होने की कोशिश करती है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कैसे जब एल के पापा यानी वही आदमी जो उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था एल को दूर बैठे वॉइस ट्रैक करना सिखाता है। एल पूरा ध्यान लगाती है और स्पीकर्स में विल की आवाज सुनाई देने लगती है। उसकी वॉइस बिल्कुल क्लियर होती है, मॉम मैं यही हूँ, पर विल की लोकेशन समझ नहीं आती। उधर जॉयस अपने घर की दीवार के पीछे विल की छाया क्लियरली देख पाती है। विल चिल्ला कर कहता है मॉम हेल्प मी, मैं डर रहा हूँ। जॉयस दीवार को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन दूसरी तरफ एक्सेस नहीं मिलता। अंदर जाने का दरवाजा तो है पर लॉक्ड है। जॉयस का भरोसा अब अनब्रेकेबल हो चुका है। नैन्सी जोनाथन के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या उसने बारबरा की फोटोज क्लिक की थी। जोनाथन कंफर्म करता है और दोनों मिलकर पिक्चर को जूम इन करते हैं और पिक्चर में बारबरा के पीछे एक ब्लड मॉन्स्टर शेप दिखाई देता है। अब नैन्सी भी समझ जाती है कि जॉयस जो कह रही
है वो सच हो सकता है। हॉपर अपनी सस्पिशन फॉलो करता है और वापस मॉर्ग चला जाता है। वो गार्ड को इनसेपिशिएट करता है और विल की बॉडी को एग्जामिन करता है। जब हॉपर नाइफ से बॉडी को कट करता है तो अंदर कोटन निकलती है, यानी विल की बॉडी फेक थी। किसी ने डेलिबरेटली मैन मेड बॉडी क्रिएट की थी ताकि दुनिया को झूठ दिखाया जा सके। हॉपर शॉक में रह जाता है और डिसाइड करता है कि अब सच का रास्ता उसी लैब के अंदर जाकर मिलेगा। एपिसोड का लास्ट मोमेंट में जॉयस के घर उसका एक्स हस्बैंड लोनी आ जाता है। लोनी न्यूज सुनकर आया होता है। जॉयस इमोशनल होकर उसे गले लग जाती है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 एपिसोड 5। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 की कहानी अब और भी ज्यादा डेंजरस मोड पर आ चुकी है। विल की फेक बॉडी मिलने के बाद हॉपर को पता चल गया है कि सच हॉकिंस लैब के अंदर छुपा है और इस एपिसोड में लैब का दरवाजा पहली बार खुलता है। कहानी शुरू होती है हॉपर के हॉकिंस लैब में घुसने से। वो गार्ड्स को कंफ्यूज करता है, उन्हें नॉकआउट करता है और एक्सेस कार्ड लेकर लैब के रेस्ट्रिक्टेड एरिया तक पहुंच जाता है। हॉपर एक एक करके डोर खोलता हुआ लैब के अंदर घुस जाता है। यहीं से उसे एक रूम मिलता है जहां बच्चों के टॉयज और ड्राइंग्स पड़े होते हैं। ये वही जगह थी जहां 11 को रखा गया था। उधर जॉयस लॉनी के साथ घर में बैठी होती है। लॉनी जॉयस को समझाता है कि विल सच में मर चुका है और जो कुछ वो देख रही है वो सिर्फ इमेजिनेशन है। लेकिन जॉयस का यकीन अब भी उतना ही मजबूत है। माइक, डस्टिन और लूकस विल के एग्जिस्टेंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे और माइक फाइनली एक्सप्लेन करता है कि विल शायद एक पैरेलल वर्ल्ड अपसाइड डाउन में फंसा हुआ है, हमारा जैसा ही एक शहर पर अंधेरे में। डस्टिन एग्री करता है पर लूकस अब भी डाउट में होता है। लैब में हॉपर फाइनली उस दरवाजे तक पहुंच जाता है जहां से मॉन्स्टर आता है, एक पल्सेटिंग ऑर्गेनिक गेटवे जिसके अंदर दूसरी दुनिया की झलक दिखाई देती है। हॉपर स्लोली हाथ बढ़ाता है लेकिन उसे टच करने से पहले लैब के सिक्योरिटी फोर्सेस आ जाती है और हॉपर को नॉकआउट कर देते हैं। वो बस एक सेकंड दूर था अपसाइड डाउन में घुसने से। अगले दिन विल का फ्यूनरल होता है। जॉयस, जोनाथन, माइक और सब फाइनल गुड बाय देते हैं। जॉयस को अपने फैमिली मोमेंट्स याद आते हैं लेकिन उसके दिल में एक चीज अभी भी क्लियर थी, विल जिंदा है। हॉपर फ्यूनरल में नहीं आता क्योंकि वो अनकॉन्शियस पोजीशन से सुबह घर में उठता है और उठते ही उसे शक होता है कि लैब वालों ने उस पर ट्रैकिंग डिवाइस लगाई होगी। वो पूरे घर में छानबीन शुरू करता है, फर्नीचर वगैरह सब इधर उधर रख देता है और एक हिडन बग निकाल लेता है। हॉपर अब पूरी तरह से कंफर्म होता है कि लैब उन पर नजर रखती है। नैन्सी स्टीव से लड़ती है क्योंकि स्टीव बारबरा के मिसिंग होने से ज्यादा अपनी पेरेंट्स की डांट की चिंता करता है। नैन्सी डिसाइड करती है कि वो बारबरा को खुद ढूंढेगी। एक क्लू नैन्सी को जोनाथन के फोटोज से मिलता है, मॉन्स्टर का शेप बारबरा के पीछे। अब जोनाथन भी बिलीव करने लगता है कि शायद जॉयस की बात सच थी। नैन्सी और जोनाथन गन के साथ मॉन्स्टर को ट्रैक करने निकल पड़ते हैं। मीनवाइल स्कूल में साइंस टीचर्स किड्स को एक्सप्लेन करते हैं कि पैरेलल वर्ल्ड थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करता है मगर वहां जाने के लिए इमेंस एनर्जी चाहिए जो शायद लैब ने क्रिएट कर ली थी। कंपास एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस सिटी में एक्टिव है। डस्टिन कहता है ये कंपास हमें अपसाइड डाउन के दरवाजे तक ले जाएगा। एल डर जाती है क्योंकि वो जानती है डोर का मतलब डेंजर। हॉपर जॉयस के घर पहुंचकर उसका कॉन्फिडेंस डबल कर देता है। तुम बिल्कुल सही थी, विल की बॉडी फेक थी, लैब कुछ छुपा रहा है। जॉयस फाइनली रिलीफ महसूस करती है कि कोई तो उसकी बात पर विश्वास कर रहा है। दूसरी ओर कंपास को फॉलो करते हुए माइक, डस्टिन और लूकस एल के साथ विल के घर तक पहुंच जाते हैं। लूकस एक्सप्लोड हो जाता है। उसका मानना है कि एल सब जानती है और ग्रुप को मैनिपुलेट कर रही है। आर्ग्यूमेंट बढ़ता है और माइक लूकस को धक्का दे देता है। लूकस का कंट्रोल टूट जाता है और वो एल पर ब्लेम लगाता है कि शायद विल के गायब होने के पीछे एल ही है। एल पैनिक में अपनी पावर्स यूज करती है और लूकस डोर पर जाकर गिर पड़ता है। ग्रुप टूट जाता है। लूकस गुस्से में अकेले ही निकल पड़ता है। अब रात में नैन्सी और जोनाथन फॉरेस्ट में मॉन्स्टर के साइन फॉलो करते हैं। उन्हें एक इंजर्ड डियर मिलता है जो अचानक अनसीन फोर्स से पीछे की तरफ खींच लिया जाता है। दोनों ये देखकर शॉक हो जाते हैं और नैन्सी हंटर मोड में एक हॉलो ट्री के अंदर नजर डालती है और अंदर डार्क लिक्विड और एक ओपन गेट मिलता है। नैन्सी इम्पल्सिवली ट्री के अंदर घुस जाती है और वो पहुंच जाती है सीधा अपसाइड डाउन में। ट्री का माउथ पीछे से हील हो जाता है और वो बंद हो जाती है। अब नैन्सी भी फंस चुकी थी और मॉन्स्टर उसके आसपास घूम रहा है और रियल वर्ल्ड में जोनाथन नैन्सी को ढूंढता रह जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 एपिसोड 6। स्ट्रेंजर थिंग्स की कहानी अब तेज टर्न ले रही है। नैन्सी अपसाइड डाउन के दरवाजा देख चुकी है, हॉपर लैब के सच के बिल्कुल पास है और एल का पास्ट अब सामने आने वाला है। कहानी
कहानी शुरू होती है नैन्सी के अपसाइड डाउन से बाहर निकलने के बाद। जॉनथन नैन्सी को खींचकर रियल वर्ल्ड में वापस ले आता है और नैन्सी होती है शॉक में। अब बार बार वही मॉन्स्टर और डार्क वर्ल्ड याद करती रहती है। जंगल से बाहर निकल के दोनों सीधा जॉनथन के घर पहुंचते हैं। नैन्सी पूरी रात सो नहीं पाती और हर वक्त मॉन्स्टर का खौफ उसके साथ होता है। जॉनथन उसे काम करता है और प्रॉमिस करता है कि वो विल और बारबरा को ढूंढेंगे, चाहे वो इस दुनिया में हो या दूसरी। मॉर्निंग में स्टीव नैन्सी को मिलने आता है पर उसे जॉनथन के साथ देखकर गुस्सा हो जाता है। वो समझता है कि नैन्सी और जॉनथन उसके साथ चीट कर रहे हैं। नैन्सी वापस घर जाने की कोशिश करती है पर स्टीव और नैन्सी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उधर माइक, डस्टिन और लूकस अभी भी डिवाइड होते हैं। लूकस का मानना है कि एल उनका टाइम वेस्ट कर रही है, जबकि माइक श्योर है कि एल उनकी की है। माइक और डस्टिन लूकस को मनाने जाते हैं। ग्रुप का रूल है झगड़ा जिसने स्टार्ट किया पहले वही माफी मांगे। मीनवाइल एल जंगल में अकेली होती है। उसे अपनी पावर्स और पास्ट याद आने लगता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कैसे डॉक्टर ब्रेनर यानी उसके पापा एल को सॉल्ट वाटर टैंक के अंदर भेजता है, जहां वो डार्क साइलेंट स्पेस में मॉन्स्टर की आवाज सुन सकती है। डॉक्टर ब्रेनर का ऑर्डर होता है ढूंढो छुपो मत। एल मॉन्स्टर को टच करने की कोशिश करती है और एक ही मूवमेंट में हम समझ जाते हैं कि अपसाइड डाउन का दरवाजा शायद इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से खुला। बैक इन रियल वर्ल्ड, हॉपर एंड जॉयस टेरी ईव्स के घर जाते हैं, उस वुमेन के घर जिसके चाइल्ड पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। टेरी की सिस्टर बताती है टेरी को प्रेगनेंसी में लैब में रिक्रूट किया गया, उस पर एक्सपेरिमेंट किए गए। उसने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया और लैब ने क्लेम किया बेबी मर गई। टेरी ने इस बात पर कभी बिलीव नहीं किया पर उसकी बेटी को लैब वाले ले गए। जॉयस और हॉपर के दिमाग में साथ साथ एक और चीज क्लिक होती है 11। वो रियलाइज करते हैं कि शायद टेरी की बेटी मरी नहीं, लैब ने उसको ही सुपर पावर एक्सपेरिमेंट में रख लिया। उधर लूकस कंपास को फॉलो करते हुए डायरेक्ट हॉकिंस लैब पहुंच जाता है और वहीं स्कूल के बुलीज डस्टिन और माइक के पीछे लग जाते हैं। वो बुलीज माइक को खड़ा करते हैं और डस्टिन को हर्ट करने की धमकी देते हैं। माइक के पास ऑप्शन नहीं होता और वो क्लिफ के नीचे जंप कर देता है ताकि डस्टिन बच सके, लेकिन माइक नीचे गिरने से पहले ही हवा में फ्रीज हो जाता है। वो गिरता नहीं क्योंकि एल अपने पावर से उसे बचा लेती है। एल डस्टिन को बचाती है, बुलीज को वार्निंग देती है और ग्रुप वापस इकट्ठा हो जाता है। इस ड्रामेटिक मोमेंट के बाद एल फाइनली अपना सच बताती है, डोर मैंने खोला, मॉन्स्टर मेरी वजह से आज यहाँ है, मैं रीजन हूँ। एल गिल्ट में रो पड़ती है लेकिन माइक कहता है तुम मॉन्स्टर नहीं हो, तुमने हमें बचाया है, तुम हमारी फ्रेंड हो। तीनों एक दूसरे को हक करते हैं और रीयूनाइट होते हैं। लैब में पैनिक बढ़ जाता है क्योंकि उनको पता चलता है कि एल फिर से दिखाई दी है। डॉक्टर ब्रेनर और सोल्जर्स सर्च वैन लेकर सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं और एपिसोड के फाइनल मोमेंट में हमें क्लियर हो जाता है कि लैब और मॉन्स्टर अब एक ही लाइन पर आ रहे हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 एपिसोड 7। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 अब अपने क्लाइमैक्स पर आ चुका है। एल लैब से भाग चुकी है, डॉक्टर ब्रेनर पीछे लगा हुआ है और हॉकिंस में पूरा शहर एक अनसीन डेंजर के बीच फंसा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 7 की कहानी कंटिन्यू होती है पिछले एपिसोड के बाद। एल माइक के घर छुपी हुई है, तभी डस्टिन वहां आता है और वॉकी टॉकी लेकर बताता है लूकस अर्जेंटली कॉल कर रहा है। लूकस हॉकिंस लैब के पास था और वहां से डॉक्टर ब्रेनर की वैन्स निकलते हुए उसने खुद देखी थी। लूकस वार्न करता है माइक घर से निकल जाओ, लैब को पता चल चुका है एल हमारे पास है। माइक और डस्टिन विंडो से वैन्स देख लेते हैं और बिना वक्त गवाए साइकिल लेकर निकल पड़ते हैं। माइक अपनी मॉम से सिर्फ इतना बोल पाता है मैं जा रहा हूँ, मेरे बारे में मत बताना। उधर डॉक्टर ब्रेनर पूरी टेक्निकल टीम के साथ माइक के घर रेड करता है। माइक के पेरेंट्स शॉक होते हैं जब पता लगता है कि एल उनके घर में छुपी हुई थी। ब्रेनर कामली उन्हें समझाता है हम गवर्नमेंट से आए हैं, ये लड़की डेंजरस है, हम आपके बच्चों को बचा रहे हैं। लैब की टीम एल की पर्सनल चीजें कलेक्ट कर लेती है और घर के एक एक कॉर्नर को सर्च करती है। दूसरी तरफ माइक, डस्टिन, लूकस और एल फाइनली एक जगह एक साथ मिलते हैं। लूकस सॉरी बोलता है और ग्रुप फिर से यूनाइट होता है, पर तभी सामने से लैब की एक वैन उनकी तरफ आती है और बच्चों के पास भागने का कोई तरीका नहीं था और तभी एल कॉन्सेंट्रेट करती है और वैन को हवा में उछालकर उल्टा पटक देती है। बच्चे शॉक, रॉड क्लियर और उन्हें भागने का मौका मिल जाता है। इसी बीच जॉयस और जॉनथन पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस जॉनथन की कार से हंटिंग ट्रैप्स, वेपन्स बरामद करती है और पूछती है ये सब किस लिए। जॉनथन फाइनली कन्फेस करता है मैं बारबरा और विल को ढूंढने जा रहा था, मॉम ने जो भी देखा वो सच है। ये बात सुनकर जॉयस इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसने एक बेटे को खो दिया था और एक और बेटा लड़ने निकल चुका है। स्टेशन में एक नया केस आता है। एक बुली गेड अपनी मॉम के साथ कंप्लेन रजिस्टर करने आता
है। वो कहता है एक बॉल्ड लड़की ने मुझे मार दिया, उसके पास पावर्स थी। वहाँ मौजूद सभी पुलिस हंसने लगती है पर हॉपर सीरियस हो जाता है। हॉपर डिटेल पूछता है और समझ जाता है ये लड़की एल है और वो माइक, डस्टिन और लूकस के साथ है। हॉपर फाइनली कनेक्ट करता है कि एल वही मिसिंग चाइल्ड है जिसके बारे में टेरी ईव्स ने बताया था। उधर स्टीव अपनी गलती फील करता है और थिएटर्स के पोस्टर पर जो बैड कमेंट्स लिखे गए थे उन्हें रिमूव करने के लिए खुद वहां जाता है। स्टीव को अब रियलाइजेशन होता है कि नैन्सी सच में मुश्किल में है। नैन्सी और जॉनथन मीनवाइल मॉन्स्टर को हंट करने का प्लान बना रहे थे, पर जब नैन्सी माइक के घर के पास पुलिस और लैब के सिक्योरिटी देखती है वो पैनिक हो जाती है। हॉपर नैन्सी को रोक लेता है और बोलता है तुम यहाँ से दूर रहो। नैन्सी फिर आइडिया सोच रही थी और तभी उसे याद आता है वॉकी टॉकी। वो माइक को कॉल करती है पर बच्चे उसे रिप्लाई नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये शायद ट्रैप हो सकता है। हॉपर नैन्सी से वॉकी टॉकी लेता है और बोलता है एल तुम्हारे साथ है, तुम सेफ नहीं हो, हम मदद करने आए हैं। और इस बात को सुनकर माइक फाइनली रिप्लाई दे देता है। तभी लैब के सोल्जर्स स्कूल एरिया में पहुंच जाते हैं। किड्स पकड़े जाने वाले होते हैं और लास्ट सेकंड पर हॉपर की एंट्री होती है जो सभी सोल्जर्स को धूल चटा देता है। जॉयस, जॉनथन, हॉपर और बच्चे फाइनली एक जगह रियूनाइट होते हैं। माइक एक्सप्लेनेशन देता है हॉकिंस में एक पैरेलल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है अपसाइड डाउन। विल और बारबरा वहीं फंसे हुए हैं और 11 यानी एल हेल्प करेगी पर वो अभी वीक हो चुकी है। एल को एक ट्रैम्पोलिन सॉल्ट वाटर का सेटअप चाहिए जैसे उसे लैब में दिया गया था। डस्टिन उसके साइंस टीचर को कॉल करता है और इंफॉर्मेशन लेता है और उसी इंफॉर्मेशन के जरिए सब मिलकर एक डीप्राइवेशन पूल बनाते हैं। जॉयस एल का हाथ पकड़कर कहती है मैं यही हूँ, डरना मत। एल आंखें बंद करके शैडो वर्ल्ड में घुस जाती है और सबसे पहली चीज वो देखती है उसे देखकर डर जाती है क्योंकि बारबरा मर चुकी थी। ये बात सुनकर नैन्सी का हार्ट ब्रेक हो जाता है। दूसरी ओर एल फिर से ट्राई करती है और फाइनली विल को लोकेट कर लेती है। विल अपने बायर्स कैसल फोर्ट में छुपकर रोते हुए हेल्प मांग रहा था। एल उसे बोलती है हम आ रहे हैं, बचकर रहना। और ये बात सुनकर जॉयस रो पड़ती है लेकिन तभी उन्हें मॉन्स्टर की गुरगुराहट सुनाई देती है। एल डर जाती है और फिर से बाहर आ जाती है और जॉयस उसे गोद में पकड़ लेती है। अब सबको क्लियर है कि विल जिंदा है और उन्हें उस तक पहुंचना होगा। हॉपर कह देता है मैं जा रहा हूँ और जॉयस भी बोल पड़ती है मैं उसकी माँ हूँ, हम साथ जाएंगे। नैन्सी और जॉनथन बारबरा की डेथ के बाद ब्रेक हो चुके थे और हंटर मोड में आ चुके थे। गन, ट्रैप, गैसोलीन और नील्स सब रेडी। लास्ट सीन में जॉयस और हॉपर हॉकिंस लैब में एंटर करते हैं और गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं। कट टू अपसाइड डाउन। विल के कैसल बायर्स की झोपड़ी गिर रही है और डेमोगॉर्गन्स उसके बिल्कुल पास आ चुका है और ब्लैकआउट। और इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 अब अपने फाइनल एपिसोड पर आ चुका है। विल जिंदा है पर अपसाइड डाउन में फंसा हुआ है। एल वीक हो चुकी है और हॉपर और जॉयस पकड़े जा चुके हैं और इस एपिसोड में सब कुछ एक फाइट पर डिपेंड करता है। एपिसोड शुरू होता है जॉयस के इंटरोगेशन रूम से। डॉक्टर ब्रेनर कामली उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि लैब दुनिया को बचा रही है। वो कहता है हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, बस एल का पता दो। लेकिन जॉयस गुस्से में फट पड़ती है। वो याद दिलाती है कि ब्रेनर ने किस तरह विल के फेक बॉडी उन्हें दिखाई और दुनिया को गुमराह किया। दूसरी तरफ हॉपर को हैवी ड्यूटी टॉर्चर किया जा रहा था और हॉपर क्लियरली बोल देता है तुम बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करते हो, तुमने डोर खोला, विल और बारबरा तुम्हारी वजह से गायब हुए। और इसी बीच हॉपर ब्लफ करता है कि उसने सब कुछ न्यूज चैनल को दे दिया है और इस बात को सुनकर लैब वाले पैनिक हो जाते हैं। लैब फाइनली डील करता है और हॉपर कह देता है मुझे और जॉयस को अंदर जाने दो, हम विल को ले आते हैं और बदले में हम सब कुछ भूल जाएंगे। ब्रेनर एग्री करता है लेकिन एक शर्त पर कि विल जब मिल जाए तो एल को उनके हवाले करना होगा। जॉयस शॉक होती है जब उसे पता लगता है कि हॉपर ने डील एक्सेप्ट की है, बट टाइम कम है, विल को बचाना जरूरी है। जॉयस और हॉपर हैजमेट सूट पहनकर गेट के थ्रू अपसाइड डाउन में चले जाते हैं। रियल वर्ल्ड में माइक, डस्टिन और लूकस स्कूल में छुपे हुए हैं। माइक रियलाइज करता है कि नैन्सी और जॉनथन मिसिंग हैं। नैन्सी और जॉनथन मीनवाइल जॉनथन के घर में मॉन्स्टर को ट्रैप कर रहे थे। बेसबॉल बैट, नेल्स, गैसोलीन, मैचेस और ब्लड बैट। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अगर मॉन्स्टर यहाँ आ गया और मर गया तो शायद विल को बचाना इजी होगा। बैक टू द अपसाइड वर्ल्ड। हॉपर को एक पास्ट फ्लैशबैक दिखाई देता है, एक हैप्पी डॉटर, एक फैमिली, लेकिन तभी बच्ची बीमार, हॉस्पिटल रूम, ट्रीटमेंट और हेल्पलेसनेस। हॉपर का ये ग्रीफ उसके साथ रहता है। दूसरी ओर नैन्सी और जॉनथन ब्लड बैट के साथ मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करते हैं। तभी दरवाजा खुल के स्टीव घुस आता है, गिल्टी, सॉरी और कंफ्यूज्ड। वो डेंजर को समझ नहीं पाता और
तभी सीलिंग फट कर डेमोगॉर्गन्स नीचे आ जाता है। अटैक शुरू होता है। नैन्सी शूट करती है, जोनाथन फायर ट्रैप एक्टिव करता है और स्टीव बेसबॉल बैट से मॉन्स्टर को पेल देता है। मॉन्स्टर जलता है पर कंप्लीटली मरता नहीं, वो वैनिश हो जाता है। पर अब स्टीव भी मॉन्स्टर को एग्जिस्टेंस पर बिलीव कर चुका है। इनकी 2 की टीम अब टीम ऑफ 3 बन चुकी थी। स्कूल में बच्चे ब्रेक रूम में हाइड कर रहे थे। तभी माइक एल को काम करता है और एक क्यूट मोमेंट में एल से कहता है, एक बार ये सब खत्म हो जाए तो हम साथ रहेंगे। एल स्माइल करते हुए बस एक वर्ड समझ पाती है, फ्रेंड्स। तभी बाहर लैब की वैन्स आ जाती है। बैनर की स्ट्राइक स्क्वाड स्कूल के अंदर घुस जाती है। एल उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर हर वार के साथ वो वीक होती जाती है। वो सोल्जर्स को तो मार देती है लेकिन खुद भी कोलैप्स होने लगती है। दूसरी ओर हॉपर और जॉयस अपसाइड वर्ल्ड में बायर्स हाउस के पैरेलल वर्जन में घुस जाते हैं, ग्लूमी एंड हॉलो वर्जन ऑफ होम, और हर कदम पर खतरा। और फाइनली उन्हें विल मिल जाता है, वीक, इन्फेक्टेड और ब्रीदिंग हार्ड, स्नेक लाइक टेंटिकल्स उसके थ्रोट में। जॉयस उन टेंटिकल्स को बाहर खींच कर निकाल देती है और विल अनकॉन्शियस हो जाता है। हॉपर सीपीआर देता है और उसे अपने बेटी का डेथ सीन याद आता है। उस समय वो हार गया था पर इस बार वो गिव अप नहीं करता। जॉयस हेल्प करती है और वो दोनों विल को पंप करते हैं और फाइनली विल सांस लेता है, वो जिंदा हो चुका था। और जॉयस इस सीन को देखकर रो पड़ती है। दूसरी ओर स्कूल में डेमोगॉर्गन्स ब्लड शेड का डिटेक्ट करके ब्रैनर की टीम पर अटैक करता है। डॉक्टर ब्रैनर मॉन्स्टर के सामने हेल्पलेस होता है और डेमोगॉर्गन उसको फाड़ देता है। माइक का ग्रुप भागने की कोशिश करता है लेकिन मॉन्स्टर उनके पीछे पड़ गया था। लूकस लड़ने की कोशिश करता है पर उसके सामने नहीं टिक पाता और तभी एल खड़ी होती है। एल अपनी पूरी पावर्स का यूज करके मॉन्स्टर को डस्ट बनाने लगती है बट इसी बीच एल भी डिसॉल्व होने लगी थी। माइक चीखता है, प्लीज डोंट गो, लेकिन एल कहती है, गुड बाय माइक, हम फिर से मिलेंगे। और मॉन्स्टर की पूरी पावर यूज करने के बाद दोनों वैनिश हो जाते हैं। रूम साइलेंट हो जाता है और माइक गिर जाता है। जॉयस और हॉपर विल को रियल वर्ल्ड में ले आते हैं। कट टू द हॉस्पिटल सीन। विल जिंदा है, रिकवर हो रहा है, जोनाथन उसके पास है और तभी उसके दोस्त उससे मिलने आते हैं। लेकिन अभी भी एल मिसिंग थी और माइक इस बात से दुखी था। हॉपर को क्वाइटली किसी ब्लैक एसयूवी में ले जाया जाता है लैब एजेंट्स के साथ। क्या उनके बीच डील कंप्लीट हो गई? ये मिस्ट्री है। 1 मंथ लेटर, क्रिसमस। किड्स बोर्ड गेम खेल रहे हैं। विल वापस आ चुका है लेकिन अब बदल चुका है। नैन्सी और स्टीव मिलकर जोनाथन को कैमरा गिफ्ट करते हैं। हॉपर अकेला डिटेक्टिव बनकर जंगल में एक बॉक्स में एगोस, एल के फेवरेट चीजें रखकर चला जाता है। उसे लगता है कि एल मिसिंग नहीं, शायद छुपकर जिंदा है। दूसरी ओर विल वॉशरूम जाता है और अपसाइड डाउन का फ्लैश होता है। मॉन्स्टर वर्ल्ड अभी भी उसके अंदर जिंदा था। वो वही काला धुआं फिर से स्प्लिट आउट करता है और नॉर्मली डिनर टेबल पर वापस आकर बैठ जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन डबल रियलिटी अब भी विल के अंदर जिंदा थी। और इसी के साथ एपिसोड 8 सीजन 1 यहीं खत्म होता है। विल वापस आ चुका है, एल गायब हो चुकी है, डेमोगॉर्गन्स तो गए लेकिन अपसाइड डाउन का दरवाजा अभी भी खुला है। और सीजन 1 का यही था माइंड ब्लोइंग एंड। जल्द ही मिलेंगे सीजन 2 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, पीस।